हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर फ्रेंड। चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हुंड का नियम। जैसे आप लोगों को पीछे दिखाई दे रहा होगा हुंड का नियम, हुंड्स लॉ। ठीक है, हुंड हुंड ने अपने नियम में क्या कहा वो देखेंगे। हुंड का नियम क्या क्या अनिवार्य है, मतलब उन्होंने अपने नियम में कैसे कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षाओं में कैसे सजाया जाए, या ये कह लीजिए इसका परिभाषा ये भी हो सकता है, यानी डिफिनेशन ये भी हो सकता है किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को कैसे वितरण किया जाए। इनके अनुसार ही या इसे ही हुंड के नियम कहते हैं। ठीक है, वितरण करना है इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में वितरण करना ही हुंड का नियम कहलाता है। क्या हुंड का नियम कहलाता है। चलिए इनको देख लेते हैं कैसे उन्होंने कहा कि हुंड ने क्या कहा कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को कैसे स्थित किया जाए। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं एफ ऑर्बिटल यानी एफ कक्षक। पहले हम देखेंगे एफ कक्षक। क्या एफ कक्षक, इसमें हम देखेंगे कितना कक्षक होता है एफ कक्षक में, और एफ ऑर्बिटल में कितना कक्षक होता है, या कितना ऑर्बिटल होता है। इसमें एक ऑर्बिटल होता है। तो उन्होंने क्या बताया हम लोग पहले हम रखते हैं एंटी क्लॉक। क्या एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक कैसे होता है। एंटी क्लॉक इस तरफ घूमता रहता है। क्या एंटी क्लॉक घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है, इस तरफ से घूमती है, इसकी उल्टी दिशा में। ऐसे हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इस तरफ घूमने को एंटी क्लॉकवाइज यानी विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी ऐसे घूम रहा है। तो हम लोग इसे इस तरह भी कर सकते हैं। कैसे, ऐसे हम लोगों के घूम रहा है तो हम ऊपर की तरफ इसे दिखा भी सकते हैं। क्या ऊपर की तरफ। तो पहले उन्होंने कहा कि पहले हम लोग हुंड ने क्या कहा कि पहले हम इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज में रखते हैं। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज में। फिर हम लोग कक्षाओं को पूर्ण रूप से भर जाने पर, या हम लोग इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से रख देने पे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट पे आते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं क्लॉकवाइज। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि कैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज को कैसे हम लोग करेंगे, इस तरफ से नीचे की तरफ, यानी इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा। जैसे ये इस तरफ से घूमता है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, उसी तरह ये हम लोग नीचे हो जाएगा, तो ये नीचे की साइड हो जाएगा। ये हम लोगों का पहला एग्जाम्पल हुआ। इसमें आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा। हम लोग देखते हैं पी ब्लॉक पे, शायद उस पे आप लोगों को क्लियर हो जाए, यानी कि आप लोगों की डाउट या जो भी कह लीजिए वो आप लोगों की क्लियर हो जाए, या आप लोगों को समझ में आ जाए। तो हम लोग पी एग्जाम्पल देखते हैं। पी एग्जाम्पल पे, किस पे, पी ऑर्बिटल पे। पी ऑर्बिटल पर देखते हैं। पी ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं, यानी पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं। पी उपकोष में हम लोग की 3 ऑर्बिटल होती है। ठीक है, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसके अनुसार हुंड ने क्या समझाया। तो हम लोग की पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉक में लिखते हैं। पहले एंटी क्लॉक में। कैसे, पहले हम एंटी क्लॉक में। ये हम लोग की घड़ी है। ठीक है, घड़ी वॉच। ठीक है, और ये हम लोग की सुइयां है। ठीक, ये हम लोग की सुइयां है। तो हम लोग की घड़ी की सुई इस तरफ से चलती है। किस तरफ है, क्लॉकवाइज, जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉकवाइज को हम इस तरफ से भी कर सकते हैं, यानी कि नीचे की तरफ, यानी हम लोग की इस तरफ से घड़ी की सुइयां चलती है, इसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। किसे, क्लॉकवाइज। ठीक है, हम इसे क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। और हम लोग को एंटी क्लॉक, यानी कि हम लोग की विपरीत, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, यानी इसे हम एंटी क्लॉक, इसे हम ऊपर की तरफ से दर्शा सकते हैं। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक, इसे हम एंटी क्लॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, इसे हम एंटी क्लॉक। तो पहले उन्होंने ये कहा
कि इलेक्ट्रॉन पहले हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में भरते हैं। कैसे भरते हैं? पहले हम ऊपर की दिशा में हो गया। फिर हम यहाँ पे मान लीजिए हम लोग की 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है? पी ऑर्बिटल में हम लोग की 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। कितना? पी ऑर्बिटल में हम लोग की 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। याद है ना आप लोगों को? मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। क्या? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को एग्जांपल में लेकर भरते हैं। तो पहले हम लोगों की भरेगी एंटी क्लॉक में, फिर दूसरे बॉक्स में आ जाएगी, इसमें भी एंटी क्लॉक, फिर तीसरे बॉक्स में आ जाएगी, इसमें भी एंटी क्लॉक। भाई ऐसा क्यों? हम लोग ऐसे भी भर सकते थे। पहले यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग ये 3 बॉक्स हो गया, ये तो हम लोग इस तरह से भी भर सकते थे, इस तरह से, पर नहीं, हुंड ने बताया कि ये गलत हो जाएगा, ये हम लोगों का गलत हो जाएगा। सही क्रम हम लोगों का हुंड ने बताया कि सही क्रम इलेक्ट्रॉन को भरने, कक्षक में भरने के लिए और ऑर्बिटल में भरने के लिए हम लोगों का सही तरीका ये होता है। पहले बॉक्स में एंटी क्लॉक, फिर दूसरे बॉक्स में एंटी क्लॉक, फिर तीसरे बॉक्स में तीसरे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक। ठीक है। अब हम लोगों की आगे कोई बॉक्स है नहीं, तो हम फिर स्टार्ट से यानी शुरुआत से फिर भरेंगे पहले बॉक्स से। तो एंटी क्लॉक हो जाने के बाद ये पहले हम लोग की एंटी क्लॉक हो जाने के बाद फिर हम दूसरे नंबर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग बॉक्स से हम क्लॉकवाइज इसे हम इस तरह से भरते हैं। हम लोग कितने पहले इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन भर दिए थे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हम एंटी क्लॉक 3 भर चुके थे। फिर हम क्लॉकवाइज भरेंगे। तो पहला हो गया 3 1 4 5 6। तो हुंड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पहले एंटी क्लॉक में भरा जाता है, जो कि पूरे बॉक्स में भर जाने के बाद पुनः उस शुरुआती बॉक्स से क्लॉकवाइज में भरा जाता है। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस बार देखेंगे डी उपकोष पे। ठीक है। इसमें कितना हम लोगों की ऑर्बिटल होती है? कितना होती है? भूल गए? चलिए बताइए कितना होती है? होती है 5 ऑर्बिटल। कितना? 5 कक्षक उपस्थित रहता है डी ऑर्बिटल में, डी उपकोष में। ठीक है। 1 हो गया, 2 3 4 5। चलिए 5 हो गया हम लोगों का। भाई ये पतला हो गया, ये मोटा हो गया। चलिए फिर बराबर करूं। हाँ ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल हम लोगों की है। तो उन्होंने बताया क्या कि पहले हम इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉक में भरते हैं। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए एंटी क्लॉकवाइज। तो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं? याद है आप लोगों को? भूल गए? चलिए बताइए कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। याद है तो हम लोगों की डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहती है। कितना? 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहती है डी ऑर्बिटल में। फिर से आप लोगों को याद दिला रहा हूं, मैंने कल भी पढ़ाया था, परसों भी पढ़ाया था। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहती है। ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन को इसमें भरेंगे। तो पहले हम लोग किस तरफ भरेंगे? पहले हम लोग भरेंगे एंटी क्लॉक, वो भी हर बॉक्स में। यहाँ पे एंटी क्लॉक, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। पहले हम लोग पूरी बॉक्स में एंटी क्लॉक भर लेंगे। कैसे? एंटी क्लॉक हम हर बॉक्स में भर लेंगे। फिर हम लोगों की सारी बॉक्स में, यानी फर्स्ट से लास्ट तक की बॉक्स में हम लोगों की एंटी क्लॉक इलेक्ट्रॉन भर देने के बाद फिर पुनः स्टार्टिंग के बॉक्स में यानी फर्स्ट बॉक्स में आ जाएंगे। तो फिर से जितना हम लोगों की कितने इलेक्ट्रॉन हो गई है? 1 2 3 4 5, 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन हो गई है। हम लोगों की और 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि हम लोगों की डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होती है। तो हम एंटी क्लॉक पूरे बॉक्स में भर दिए हैं। अब हम क्लॉकवाइज भरेंगे। कैसे? क्लॉकवाइज 6
7, 8, 9, 10। ये हम लोगों ने देख लिए डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है हुंड के नियम के अनुसार। कैसे? हुंड के नियम के अनुसार हम लोग डी ऑर्बिटल में कैसे भरते हैं। या ऐसे मान लीजिए हम लोग के घर में 5 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, ठीक है, 5 कमरे हैं। हर कमरे में दो दो व्यक्ति को रखा जाता है, 2 से अधिक व्यक्ति उसमें नहीं आ सकते हैं। यानी इस बॉक्स में या किसी भी बॉक्स में हम लोगों को 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। यानी कि आप लोग एग्जांपल में ये भी देख लीजिए, आप लोगों के घर में 5 बेडरूम है और 5 बेडरूम है, तो 5 एक बेडरूम में 2 लोग मैक्सिमम सो सकते हैं, उससे अधिक नहीं, ठीक है। तो हुंड के नियम के अनुसार हम लोगों की कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 उपस्थित रह सकते हैं, 2 से अधिक नहीं रह सकती। और ये भी देख लीजिए, हम लोग जिस तरह से पहले में एंटी क्लॉक भरते हैं फिर स्टार्टिंग से क्लॉकवाइज भरते हैं, ये सही मेथड है। ये ना कि ये ऊपर वाला भी कर रहा हूं, दूसरा नहीं एग्जांपल है 1 2 3 4 5, ना कि ये हम लोग की गलत हो जाएगी। इस तरह से भी भरना हम लोग का गलत मेथड हो जाएगा, यानी गलत नियम होगा हम लोगों की। इस तरह से नहीं भरेंगे, हम लोगों की भरने की तरीका ये। तो चलिए इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नहीं, मैं आप लोगों को पहले क्वांटम संख्या पढ़ा दे रहा हूं, दोनों को साथ में देखेंगे तो हमारे लिए दोनों इजी रहेगा। यानी कि हुंड के नियम के अनुसार ही क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर चलता है। क्या? क्वांटम नंबर हुंड के नियम के साथ ही साथ बताया जाता है। वो वैसे तो हम लोग इसका न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन हम देख सकते थे, पर रहने दीजिए, हम लोग दोनों को साथ में क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक है क्या बताया मैंने? हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्या? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या भाई क्या होती है? परमाणु में उपस्थित कक्षकों की आकार, आकृति और विन्यास के बारे में जानते हैं। ठीक है, विन्यास के बारे में जानते हैं, या विन्यास आकृति, आकार और विन्यास को प्रदर्शित करता है। जो प्रदर्शित करता है उसे क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर, यानी क्वांटम संख्या बोलते हैं। तो ये मिटा दूं भाई, हुंड का नियम तो हम लोगों का हो गया। इस पर हम क्वांटम नंबर के साथ साथ क्वांटम नंबर के अनुसार जो क्वेश्चन लगाएंगे उसके साथ साथ हम हुंड के नियम का भी देख लेंगे। तो दोनों को देखने में साथ में हम लोगों की आसानी होगी, यानी कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोगों का हुंड के नियम और क्वांटम नंबर क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों की टॉपिक है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या। क्या? क्वांटम संख्या, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटम नंबर। क्या? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि परमाणु में उपस्थित कक्षाओं की आकार और आकृति और विन्यास को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? उसे ही क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अब किस देख लीजिए, किसे? आकार, आकार और आकृति, आकृति और तथा, या और कह लीजिए तथा विन्यास को ही प्रदर्शित करता है। इन तीनों को प्रदर्शित करने वाले को ही क्वांटम नंबर कहते हैं। क्वांटम नंबर क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। तो इनके बाद क्वांटम नंबर हम लोगों ने जान लिया कि क्वांटम नंबर क्या होता है। अब क्वांटम नंबर के बाद हम देखेंगे टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं क्वांटम नंबर। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स।
आकार और आकृति और विन्यास को प्रदर्शित करता है। किसे? आकार और आकृति और विन्यास को प्रदर्शित करता है, जो परमाणु में उपस्थित रहते हैं। चलिए इसके टाइप देख लेते हैं। टाइप, ये कितने टाइप के होते हैं? आकार और आकृति पर निर्भर, आकार और आकृति और विन्यास को प्रदर्शित करता है। उसके बाद हम टाइप देखेंगे। ये कितने टाइप के होते हैं? क्वांटम संख्या 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। ये हम लोगों की 4 टाइप के मिलेगी, जो कि हम लोगों का पहला होगा मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या? पहला हम लोगों का होगा, जिसमें से हम लोगों का पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या? मुख्य संख्या। अरे भाई क्यों आज गलत हो रहा है? पहला हम लोगों का है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या? क्वांटम नंबर बोलते हैं। और दूसरा हम लोगों का है दिग्वंशी। क्या? दिग्वंशी क्वांटम संख्या। दिग्वंशी हम लोगों का दूसरा है दिग्वंशी क्वांटम संख्या। दूसरा हम लोगों का है दिग्वंशी क्वांटम संख्या। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या? क्वांटम नंबर। और हम लोगों का तीसरा हम लोगों का है, आ गया भाई, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये हम लोगों का तीसरा टाइप है, जिसे हम मैग्नीट्यूड या मैग्नेट क्वांटम संख्या बोलते हैं। क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसे हम बोलते हैं। जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम इंग्लिश में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। और हम लोगों का है चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। क्या? चक्रण क्वांटम संख्या। तो हम लोग इन्हीं 4 टाइप को पढ़ेंगे। इन्हीं के अनुसार, इन्हीं चारों के टाइप के अनुसार हम लोग का न्यूमेरिकल आता है। यानी कि हम लोग की एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं 4 टाइप के अनुसार, इन्हीं स्टेपों के अनुसार, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप है, इन्हीं 4 स्टेप के अनुसार हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं क्वांटम संख्या का, जो कि हम लोगों की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम लोगों के क्वांटम संख्या इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्वंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ये हम लोग अब देखते हैं कि इन्होंने मुख्य क्वांटम संख्या में क्या पढ़ाया जाता है और दिग्वंशी, चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या में क्या पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम लोगों का पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोगों का ये पहला टाइप है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं, जिसे क्या हम लोगों का है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हम लोग का फर्स्ट टाइप है। क्या? फर्स्ट टाइप है। तो इसमें हम पढ़ते हैं
कि इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं, किसे हम इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। कौन सा एन? स्मॉल एन से इसे प्रदर्शित करते हैं और इसका प्रयोग हम कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। इसके हम कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ये देख लीजिए, एग्जाम्पल यहाँ पर 3D4 ये है, तो हम इसे देखेंगे, ये हम लोगों की एन का मान है। क्या? 3 ही हम लोगों का एन के मान है, जो कि इसे एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसे हम एन मानते हैं, इसे हम एन मानते हैं, यानी इसे हम कह सकते हैं 3 को हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। चलिए ये देख लिए, इसका प्रयोग हम मुख्य क्वांटम संख्या को देखने के लिए करते हैं, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, ये हम लोगों की 3 मुख्य क्वांटम संख्या है। क्या? मुख्य क्वांटम संख्या। और नेक्स्ट हम लोगों का होगा क्या? दिग्वंशी क्वांटम नंबर। क्या? दिग्वंशी क्वांटम नंबर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, दिग्वंशी क्वांटम नंबर को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं? जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, इसे हम प्रदर्शित करते हैं, एल से हम प्रदर्शित इसे करते हैं। ठीक है, इसका एल से हम लोगों का दिग्वंशी क्वांटम संख्या को एल से प्रदर्शित करते हैं और एल से हम लोगों का उप ऊर्जा स्तर का पता चलता है। क्या? उप ऊर्जा स्तर का पता चलता है या स्तर का पता चलता है। इसे एल से हम लोगों को उच्च ऊर्जा स्तर का पता चलता है, उप ऊर्जा स्तर का पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? उप ऊर्जा स्तर के बारे में पता चलते हैं। ठीक है, और हम एन के लिए इसका मान 0 होता है, एन के लिए इसका मान, एन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एन का मान एल के लिए 0 से लेकर n-1 तक होता है। माफ कीजिएगा, गलती से निकल गया मुंह से। तो एल के लिए हम लोग का 0 से लेकर हम लोगों का n-1 होता है। एल का मान 0 से लेकर n-1 तक लेते हैं। क्या? n-1 तक लेते हैं। और अगर हम n का मान जैसे कि आप ये भी देख लीजिए, जैसे आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा होगा कि मैं इसको ऊपर लिखूं, यहीं पे लिख रहा हूं। जैसे कि ये भी देख लीजिए, जैसे n का मान अगर हम 0 लेते हैं तो l का मान होगा l=0 और हम n का मान अगर हम 1 लेते हैं तो l का मान होगा 0,1 और हम n का मान 2 लेते हैं तो l का मान होगा 0,1,2 और हम n का मान 3 लेते हैं तो l का मान होगा 0,1,2,3। ये हम लोग को दिग्वंशी क्वांटम संख्या में पढ़ना है। यानी कि अगर हम n का मान 0 लेंगे तो l=0 होगा और हम n का मान 1 लेंगे तो l=0,1 होगा। अगर हम n का मान 2 लेते हैं तो l=0,1,2 होगा और n का मान हम लोग 3 लेते हैं तो l का मान 0,1,2,3 होगा। ठीक है, यही हम लोगों का, अगर हम n का मान
3 लेते हैं तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रकार है हम लोगों का, कौन सा था? नेक्स्ट प्रकार है हम लोगों का चुंबकीय क्वांटम नंबर, यानी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या या नंबर। हम लोगों का थर्ड टाइप है चुंबकीय क्वांटम नंबर, यह संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। आई थिंक ये आप लोगों का क्वांटम नंबर समझ में आ रहा होगा। ये हम लोगों की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इस पे हम लोगों की क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछता है एग्जाम में, इस पे हम लोगों की न्यूमेरिकल पूछता है। फोर्थ है हम लोगों का क्या, थर्ड है हम लोगों का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ये हम लोगों का थर्ड टाइप है। तो इसको हम किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम एम से डिनोट करते हैं, एम। इसे हम एम पे, अरे भाई एम लिख जा, एम पे प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को, नंबर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। किसे? एम से डिनोट करते हैं। और यह एल पर निर्भर करता है, जैसे द्विघांशी क्वांटम संख्या पर निर्भर भी करता है। अगर हम लोग को एम का मान निकालना हो तो हम लोगों को पहले एल का मान लेना होगा, यानी कि सारे प्रकार एक दूसरे से मिले हुए हैं। पहले हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या का मान निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं द्विघांशी क्वांटम संख्या का मान, और फिर हम निकालते हैं मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान। यानी कि हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान निकालना हो तो द्विघांशी क्वांटम संख्या का मान पहले से निकालना जरूरी होगा। इससे पहले बिना द्विघांशी क्वांटम संख्या का मान ना निकाले तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान। तो एम का एल जो है ये हम लोग क्या है? एल है हम लोग का द्विघांशी क्वांटम संख्या। एल पर निर्भर करता है। क्या? एल पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। एम का मान एल पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है भाई? एम का अगर हम मान निकालेंगे तो एल का मान होता है माइनस एल से लेकर प्लस एल तक। क्या? प्लस एल तक। एम का मान अगर निकालेंगे तो माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, जो शून्य को लेकर, शून्य जिसे शून्य सहित, जिसे एम का मान अगर निकालना हो तो इसका मान होगा एल माइनस एल का मान प्लस एल तक, यानी माइनस एल से लेकर प्लस एल तक इसका मान निकाला जाएगा और शून्य सहित। यानी कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर हम लोगों का मान एल पर निर्भर करता है ना, अगर हम लोगों का एल का मान कितना हो, अगर एल का मान हम लोगों का 2 हो तो इसे हम एम का मान निकालेंगे। तो एम का मान निकालने के लिए हम लोग माइनस 2 से लेकर प्लस 2 तक, कितना? प्लस 2 तक, और शून्य सहित। क्या? शून्य सहित। तो चलिए निकालते हैं एम का मान। एम का मान निकालेंगे तो होगा माइनस 2 माइनस 1 का मान माइनस 0 तो ना माइनस होता है ना प्लस होता है, और प्लस 1 और प्लस 2। ये हम लोगों का एम का मान निकालेंगे। इसीलिए एम का मान एल पर निर्भर करता है और एल का मान एन पर निर्भर करता है, जो कि एन हम लोग की मुख्य क्वांटम संख्या है, एल हम लोगों की द्विघांशी क्वांटम संख्या है, और एम हम लोगों की चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट हम लोगों का है हम चक्रण क्वांटम संख्या। क्या? चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम नंबर। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या। इसमें हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं कि क्लॉकवाइज में घूम रहा है या एंटी क्लॉक। जैसे
अगर ये हम लोग कुछ ऑर्बिटल लेते हैं, ये हम लोग की उपकोष के कुछ ऑर्बिटल है, अगर हम लोग की इस तरह से होगा यानी एंटी क्लॉक में होगा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, यानी हम लोगों की तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर पूछ देता है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसी कौन सी क्लॉकवाइज में है, ये हम लोगों की एंटी क्लॉकवाइज में है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग एफ का मान, जिसे हम इसको चक्रण क्वांटम संख्या को एफ से डिनोट करते हैं, इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम चक्रण क्वांटम संख्या को एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लोगों की पूछ दिया कि तीसरा इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में गति कर रहा है, यानी कौन सी दिशा में घूम रहा है, इसे हम गति ना कह के घूम कह सकते हैं, ये कौन सी दिशा में घूम रहा है, तो ये हम लोगों की एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। और हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज में घूमना को हम लोग प्लस में डिनोट करते हैं, किसे प्लस में, और हम अगर हम लोगों का क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये हम लोगों का माइनस में डिनोट होगा, यानी हम इसे माइनस पे दिखाएंगे और एंटी क्लॉक को प्लस में, क्लॉक को माइनस में। तो ये हम लोगों के पूछ दिया कि तीसरा इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि क्लॉक को एंटी क्लॉकवाइज प्लस में, तो इसे हम लिखेंगे +1/2, ठीक है। अगर इसके बाद हम लोगों को पूछ दिया कि पांचवा इलेक्ट्रॉन की कौन सी दिशा में घूम रहा है, पांचवा इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में घूम रहा है, तो हम लोगों ने कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रख दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पहले हम देखें और पांचवा देखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, तो पांचवा हम लोगों की घूम रहा है क्लॉकवाइज में, किस दिशा में, क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में क्या होता है, माइनस होता है, तो इसका मान होगा -1/2, ठीक है। इसका मान होगा -1/2, क्या एफ का मान होगा -1/2। तो हम लोगों ने चक्रण क्वांटम संख्या देख लिया और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या देख लिया, क्वांटम नंबर देख लिया, उसके बाद द्विमासिक क्वांटम नंबर और मुख्य क्वांटम नंबर हम लोगों ने देख लिया। अब हम इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो आप लोगों को यह बताइए कि क्वांटम संख्या और क्वांटम नंबर और हुंड्स लॉ समझ में आया कि नहीं, बताइए, कमेंट में बताइएगा कि हुंड्स लॉ और क्वांटम नंबर समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और जरा भाई वीडियो को लाइक कर दो या सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसीलिए आप लोगों के प्यार मोहब्बत से ही हम लोगों की मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग इतना आगे मेहनत करते हैं, ठीक है। आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने घर में जितने मोबाइल है उसमें भी सब्सक्राइब कर दीजिए, सिर्फ अपने में नहीं कीजिए भाई, अपने घरों वालों के मोबाइल में भी कर दीजिए, भले ही नर्सिंग देखेंगे तो सब्सक्राइब, उसी से तो हम लोग मोटिवेट होते हैं। इसके बाद हम लोग इसीलिए हम लोग पढ़ाते हैं कि ताकि आप हमें भी कुछ मिले, आपको भी कुछ मिले, ठीक है। तो अपना टाइम आप लोग को इसीलिए देते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, क्या एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हम लोगों का पहला 4p6 का 6 क्या है भाई, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात कीजिए, क्या फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आई थिंक इससे पहले मैं पी ऑर्बिटल में फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, तो ये मैं बता दिया हूं, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं, यहाँ पे मैं 4 कर दे रहा हूँ। इससे पहले मैं फिक्स 6 इलेक्ट्रॉनों को यानी पी ऑर्बिटल के बारे में बताया, तो उसमें हम लोगों ने बताया कि 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये आप लोगों ने देख लिया है। तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर चलता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल या क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्या ये हम लोगों की क्या है, क्वेश्चन है, ये हम लोग का क्वेश्चन है।
तो चलिए देखते हैं। पहले स्टेप में हम लोग इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। हुंड के नियम के अनुसार हम लोग भरते हैं इलेक्ट्रॉन, कक्षाओं को में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो हम लोग पहले इसे हम सोल्व करेंगे। इसे हम चलिए सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करेंगे तो हुंड के नियम के अनुसार पहले हम लोग इसे भरेंगे। पी ऑर्बिटल में कितने पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल याद है? मैंने इससे भी कुछ, अरे यार इसी क्लास में पढ़ाए हूँ यार, पता हो कितना होता है? इसमें हम लोग का होता है 3 ऑर्बिटल। कितना? 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल होता है। और 3 ऑर्बिटल में हम लोग की पी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना उपस्थित रहता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 उपस्थित रहता है। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रहता है। तो चलिए हम लोगों का पूछा है, तो हम लोगों को पूछा है 4p, इसमें हम लोगों का चौथा इलेक्ट्रॉन पूछा है और हम लोगों की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है कितना? इसमें हम लोगों की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहती है 6। तो चलिए हम लोग 6 भरते हैं। पहला एंटी क्लॉकवाइज पूरा 3 भर दिए, फिर यहाँ तक इसके आगे कोई बॉक्स नहीं है, फिर स्टार्टिंग से भरेंगे क्लॉकवाइज। क्या? क्लॉकवाइज 5 1 6। ठीक है, ये हम लोगों की 6 इलेक्ट्रॉनें हो गई, 6 इलेक्ट्रॉनें उपस्थित हो गई। तो अब हुंड के नियम के अनुसार हम लोगों ने देख लिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन को भरे। और हम देखेंगे सेकेंड स्टेप में एन का मान। क्या? हम लोगों की मुख्य क्वांटम संख्या। क्या हम लोगों ने क्वांटम संख्या के प्रकार में पढ़ा था? पहला था हम लोग पहले देखेंगे एन का मान। एन का मान कितना है? एन का मान 4 6p। तो यहाँ पे 4 हम लोगों का एन का मान है, यह मुख्य क्वांटम संख्या है। इसमें हम लोग एन का मान को देखेंगे 4। ठीक है, 4 देख लिए। चलिए भाई 4 हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे एल का मान। एल का मान नेक्स्ट हम लोग की स्टेप है एल का मान। तो एल का मान को हम लोग एफ उपकोष से, पी उपकोष से और डी उपकोष से और एफ उपकोष से डिनोट करते हैं। जिसे हम लिखते हैं, इस एल का मान होगा 0 1 2 3। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा कि एन का मान को रखते हैं, तो एन का मान अगर हम 4 रखते हैं तो एन का मान अगर ये तो कुछ और मैं बोलने लगा। एल का मान अगर हम कहाँ फंस गए यार, एक सेकंड रुक जाइए जरा। हाँ माफ कीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज में भी हो गया था। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज में भी हो गया यार। केमिस्ट्री ऐसा चीज है यार कि ऐसा रिएक्शन कर देता है कि कंफ्यूज हम लोग हो ही जाते हैं। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मैं इसको लेकर पी को लेकर कंफ्यूज हो गया था। तो एल का मान को देखते हैं, एल के मान को देखते हैं। तो एफ पी डी और एफ, एल का मान इस पर निर्भर करता है। तो 0 से लेकर 3 तक, एफ तक। तो हम लोगों का क्या पूछा है? पी के बारे में। तो पी में देखेंगे पी का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। पी का मान कितना आ रहा है? हम लोगों का 1 आ रहा है। क्या? पी का मान हम लोगों का 1 आ रहा है। क्या? पी का मान हम लोगों का 1 आ रहा है। तो पी का मान हम लोगों का 1 आ गया। तो पी क्या है? पी हम लोगों का एल है। क्या? एल निकल गया। ये हम लोगों का दिग्वंशी क्वांटम संख्या निकल गया। तो दिग्वंशी क्वांटम संख्या निकाल जाने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोग चुंबकीय क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या दिग्वंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। क्या? दिग्वंशी क्वांटम संख्या पर। तो एल का मान 1 हो गया, या पी का मान भी कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या को देखेंगे। क्या? चुंबकीय क्वांटम संख्या को। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है? -L से लेकर 0 सहित +L तक। क्या? -L से लेकर 0 सहित +L तक। और इसे हम लिख सकते हैं, इसे 1 है तो हम लिखेंगे -1 0 +1। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया। और
p ऑर्बिटल में p उपकोष में 3 ऑर्बिटल होती है। तो चलिए इसे हम ऊपर भरते हैं। ऊपर इसे अगर हम भरेंगे, अगर इसे हम ऊपर भरेंगे तो यहाँ पे होगा, क्या होगा, -1 0 +1। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया। तो इसे ये प्रूफ हो जा रहा है कि हून का नियम है। अब हम देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा है फोर्थ इलेक्ट्रॉन का मान बताइए। फोर्थ इलेक्ट्रॉन का मान बताइए। फोर्थ इलेक्ट्रॉन का मान बताइए। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कौन सा है, देख इधर पे गिनिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत लिख दिया हूं। यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन का चारों प्रकार लिखिए। लिखिए या करिए, लिखिए। ठीक है, ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था। यहाँ पे फोर्थ का चारों प्रकार लिखिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया था फोर्थ का मान निकालिए। यहाँ पे मैं क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो चारों प्रकार हम लोगों ने निकाल दिए। पहला था ये, दूसरा था ये, तीसरा था ये, माफ कीजिएगा, तीसरा था ये, और हम निकालेंगे चौथा, यानी कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन का मान, यानी फोर्थ p6 का फोर्थ इलेक्ट्रॉन कौन सा, 1 2 3 4, ये हम लोग का एंटी क्लॉक है। तो फोर्थ टाइप क्या है हम लोगों का, फोर्थ टाइप है फोर्थ टाइप है हम लोगों की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पर निर्भर करता है माइनस प्लस। ये हम लोग की क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में क्या होता है, क्लॉकवाइज में हम लोग होता है माइनस, यानी कि 1/2 -1/2। तो ये हम लोग का आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का हम लोगों का ये सॉल्यूशन मिल गया। ये हम लोग की सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हून का नियम के अनुसार, और ये मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्वंशी क्वांटम संख्या, और ये है क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और ये हम लोगों का लास्ट है चक्रण क्वांटम संख्या। तो चारों प्रकार लिखिए और फोर्थ इलेक्ट्रॉन का मान बताइए। फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 4p6 का फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, और चारों प्रकार लिखिए। तो चारों प्रकार भी कर दे, उनका नियम भी कर दे। इसी नियम के अनुसार हम लोग की क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट आज की क्लास में हम सब इतना ही रहने देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में चलिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास कल होगी हम लोगों की। तो आई थिंक आप लोगों को क्वांटम संख्या और हून का नियम और ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा? तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम सब मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।